गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर की स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। बच्चों, आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, बट 11th स्टैंडर्ड में जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे उसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एटम्स एंड प्रीवियस जेडब्ल्यू और नीट में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, उन सभी का डिस्कशन हम पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम एटम के साथ कि एटम क्या होता है। एट द 19th सेंचुरी एटम जो था उसके लिए ये कॉन्सेप्ट था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर विच इज अनडिविजिबल और अनकटेबल। तो यहां पर हम उसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम है, यानी जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है देखते हैं जरा। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन देयर आर सम पोस्टुलेट of this Dalton theory. The first postulate is that matter is made up of individual particles is known as atoms. कि मैटर जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। और ये जो एटम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इनडिविजिबल, आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एंड अनकटेबल, और ज्यादा कट नहीं कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर इज नोन एज एटम अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। नेक्स्ट पोस्टुलेट, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव सेम मास एंड साइज। जो भी एटम्स है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, उन सभी का मासेस सेम होगा एंड देयर साइज शुड बी सेम। द नेक्स्ट पोस्टुलेट, atom of different elements have different properties. अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट पोस्टुलेट, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। इस पोस्टुलेट में यह बताया गया है कि कंपाउंड कैसे बनता है। जब बहुत सारे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो ऑफ मास के अंदर आपस में जुड़ते हैं तब कंपाउंड बनता है। जैसे मान लीजिए आप कि यहां पर आपके पास दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक फिक्स मास के रेशियो में जुड़ रहे हैं, तभी क्या बन रहा है, H2O। H2O इज ए कंपाउंड हियर। Next, chemical reaction involves reorganization of atoms, and these atoms are neither created nor destroyed during the chemical reaction. According to Dalton's atomic theory, the matter is not created and neither destroyed, यानी नहीं तो आप एटम को बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल और केवल एक फेज से दूसरी फेज में, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में सिर्फ ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, राइट। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल हियर इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कुछ लिमिटेशंस है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, वो लिमिटेशंस क्या है देख लेते हैं हम। द बिगेस्ट लिमिटेशन इज दैट the theory could not explain the law of chemical combination. जो law of chemical combination है उसको ये explain नहीं कर पाता है। The discovery of subatomic particles. Subatomic particles कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। This proved that invisibility of an atom. देखो यहां पर पहले बोल रहे थे कि एटम जो है ना आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, बट जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ
जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी है ना, वो रॉन्ग प्रूव हो गया। ऐसे ही और लिमिटेशन में आप क्या बता सकते हैं कि ये बोलता है कि सभी के मास सेम होने चाहिए, यानी जो आइसोटॉप्स और आइसोबार है उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ये आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आइसोटॉप्स, आइसोबार इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनको भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रूव नहीं कर सकता। तो दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ वी हैव टू मूव नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से हैं, अभी बताया था मैंने बच्चों कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब हम वन बाय वन सभी का डिस्कवरी देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है डिस्कवरी, बट किसी भी चीज को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड क्या है वो देखना जरूरी है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको इनका डिस्कवरी समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, और उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और डिस्कवरी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यानी यह कैथोड रे ट्यूब यूज करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये कैथोड रे ट्यूब आ गई आपके सामने। आप देखेंगे जे थॉमसन, सबसे पहले ये नेम आपको पता होना चाहिए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। जे थॉमसन परफॉर्म्ड द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इन 1897 which leads to the discovery of electrons। 18th सेंचुरी के लास्ट में 1897 में जे थॉमसन ने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया। ये कैथोड रे, इसमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपको है ना ये डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये एक कैथोड रे ट्यूब है, ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और दूसरा यहाँ एनोड है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ यहाँ जोड़ रहे हैं, हाई वोल्टेज जनरेटर है, और इसके अंदर है ना बहुत एयर एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पर इसमें एयर है ना, और वैक्यूम पंप भी लगा रखा है हमने ताकि प्रेशर को मिनिमाइज रखा जाए। अब क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तब हमें ऐसा आभास होता है, हमें दिखता नहीं है कि यहां से कुछ निकल रहा है ना, यहां से कुछ निकल रहा है, किससे, कैथोड से। इसीलिए उनका नेम लेने दिया कैथोड रेज, कि यहां से कुछ निकल रहा है, वो कहां जा रहा है, एनोड की तरफ। और कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ एक फ्लोरोसेंट का स्क्रीन, ZNS का स्क्रीन लगा दिया है ना। जैसे कोई भी चीज इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो एक ग्लो देगा, एक चमक देगा, है ना, एक स्पॉट आएगा यहाँ पर। तो हमें पता चल रहा है कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही है जो एनोड की तरफ जा रही है ना। और क्योंकि इसका चार्ज कितना है, माइनस है ना, तो यहां से जो भी निकल रहा है उनको हमने बोला कैथोड रेज, और कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही। और उसका सेंस हमें कैसे पता चला कि जैसे जो भी कोई रेज इधर से आ रही है वो स्ट्राइक कर रहा है, कहां पर, एनोड पर, और वहां रखे हुए फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर एक ग्लो आता है, उससे क्लियर हो जाता है कि नहीं, देयर इज समथिंग कैथोड रेज। अब इन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कैथोड रेज की, जो हम बात कर रहे हैं। द रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, ये कैथोड से ऑब्टेंड होती है और एनोड की तरफ मूव करती है। When the particles hit a fluorescent material like zinc sulfate का एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है,
जहां पर हमारे पार्टिकल जैसे हिट करते हैं, ए ब्राइट स्पॉट इज फॉर्म, एक ब्राइट स्पॉट वहां बन जाता है। द कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कैथोड रेज एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड द रेज गेट डेविएटेड। अगर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है तो जो रेज है वो डेविएट हो जाएगी अपने पास से, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये किसका प्रॉपर्टी है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेज डू नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कैथोड एंड द नेचर ऑफ गैस यूज्ड। कैथोड का मटेरियल कौन सा है, यानी कि जो आपका कैथोड है वो किसका बना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। या जो गैस आपने कैथोड रे ट्यूब में फिलअप की है उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। अब E/m के रेशियो की बात करते हैं। E मतलब चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो उसका रेशियो की बात करेंगे हम यहां पर। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो जे थॉमसन ने ये कैथोड रे ट्यूब से जो ऑब्जर्वेशन मिले थे उसके बिहाफ पर जे थॉमसन कंक्लूडेड दैट every atom contain negatively charged particles called electron। हर एक एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। द कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड। अगर आपने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है तो आपका कैथोड रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से। The extent of deviation depend upon the strength of field applied। आपने जो फील्ड अप्लाइड किया है उसका स्ट्रेंथ कितना है उसके ऊपर आपका डेविएशन डिपेंड करता है कि स्लाइटली डेविएट होगी, मोर डेविएट होगी। इट्स टोटली डिपेंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन वर कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उससे E/m का रेशियो कैलकुलेट किया गया। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा गया है यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और Me मतलब इलेक्ट्रॉन का मास रखा गया जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। उसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास E/m का रेशियो आ जाता है फॉर इलेक्ट्रॉन इज 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। यूनिट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कूलम पर किलोग्राम, राइट? याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद रख सकते हैं आप यहां से। नेक्स्ट, ये कैसे किया? जो जे थॉमसन ने फाइंड किया ना E/m का रेशियो, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, उसका नेम है मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उन्होंने मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या है बच्चों, वो आपको बता देता हूं मैं यहाँ पर। देखो, ये मुलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड जो है, जिसके अंदर की ये दो चार्ज प्लेट है, एक चार्ज प्लेट जो है वो केटाइन है, दूसरा चार्ज प्लेट जो है वो वहां पर एनाइन है। यहाँ पर एटोमाइजर है जिससे कि हम ऑयल ड्रॉप वहां पर डाल देते हैं। ये ऑयल ड्रॉपलेट्स अंडर ऑब्जर्वेशन है। ये एक्सरे फ्रॉम द सोर्स रे एक्सरेज इधर आ रही है और ये टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं। ये पूरा मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कंडीशन है। अब हाउ कैन वी कैलकुलेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट?
वो मैं आपको समझा देता हूं अभी। मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइन ऑयल ड्रॉपलेट्स आर अलाउड टू एंटर द टीनी हॉल फ्रॉम टॉप। ऊपर जो हॉल है उससे हम ऑयल का एक ड्रॉपलेट्स इसके अंदर डालेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में डालेंगे। द एयर इनसाइड द चैम्बर इज आयोनाइज्ड बाय पासिंग एक्सरे। जो एक्सरे हम पास करेंगे वहां से चैम्बर के अंदर। डाउनवर्ड फॉल ऑफ ऑयल ड्रॉप्स कैन बी ऑब्जर्व बाय मीन ऑफ टेलीस्कोप। जैसे ही आपका ऑयल का ड्रॉप नीचे की तरफ जा रहा है ना, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे किससे, टेलीस्कोप से। द मूवमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉप कैन बी कंट्रोल्ड बाय सुटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हम उस ऑयल ड्रॉप के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड। यहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन हुआ और वो चार्ज कितना आया था बच्चों, 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है। आपके पास E/m का रेशियो है, आपके पास चार्ज का अमाउंट आ गया, तो क्या आप मास का अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते बच्चों? The mass of electron is calculated using E/m value of electrons and the charge of electron। अब देखिए आप E/m और इसका वैल्यू हमारे पास है 1.758820 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अब आपके पास ये वैल्यू भी है और ये टोटल इसका जो रेशियो आ रहा है वो भी आपके पास है। तो ये वैल्यू आप मास आपको कैलकुलेट करना है। यू कैन इजीली कैलकुलेट हियर। बस आपने ये रख दिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको कैलकुलेट करना था और इनका रेशियो का अमाउंट आपके पास है। देन यू कैन इजीली कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 9.094 into 10⁻31 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सोचेंगे 10⁻31 कि हम नेकेड आई से कभी भी किसी एटम को नहीं देख सकते। यहाँ तो एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को, जिसको कि नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल होता है। बहुत बहुत छोटा पार्टिकल है, 10⁻31 किलोग्राम। अब सोच सकते हैं कि कितना छोटा पार्टिकल होगा वो। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अभी हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। जो गोल्डस्टीन साइंटिस्ट था उसने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था। सेम जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ वैसे ही प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हुआ था। जैसे यहां से कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज जा रही है, तो यहाँ एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रेज जाएगी जिनका नेम होगा एनोड रेज, और बाद में गोल्डस्टीन ने उन्हीं को नेम दिया था प्रोटॉन। तो देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड विद ए परफोरेटेड कैथोड। इनका नेम रखा गया एनोड रेज। एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड विच आर इमिटेड फ्रॉम एनोड। कहां से इमिट हो रही है वो, एनोड से, एंड मूव थ्रू द परफोरेशन टू कैथोड। ये एनोड से जनरेट हो रही है और कैथोड की तरफ जा रही है, इसीलिए इनका नेम क्या रहने दिया, एनोडिक रेज। एनोड रेज आर मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनाती है, इसीलिए गोल्डस्टीन ने इनका नाम क्या रखा, प्रोटॉन। There are some characteristics of this anode rays, यानी प्रोटॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देख लेते हैं। The positively charged particles obtained are different for different gases used in the discharge tube। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है ना, जो गैसेस आप यूज कर रहे हैं उस ट्यूब के अंदर, उन सब के लिए अलग अलग होता है।
these particles are nothing but positively charged gaseous ion. ये positively charged gaseous ion होते हैं. The value of E by m is observed to be different for different gas used. अगर आप उस एनोड रे चैम्बर के अंदर अगर अलग अलग गैस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए E by m का वैल्यू भी अलग अलग होता है. The rays get deviated in electrical and magnetic field. जब आप इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो एनोड रेज भी डेविएट होती है. The highest E by m value is observed when hydrogen gas is used in the discharge tube. जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है अगर उसमें आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उसका E by m का वैल्यू जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा. This positive particles is constituent for all atoms and it was called as proton. क्या बोला गया बच्चों? उसको प्रोटॉन बोलते हैं हम. नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का डिस्कवरी थोड़ा लेट हुआ 19th सेंचुरी में. एक साइंटिस्ट था जेम्स चैडविक जिसने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया. चैडविक परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट बाय bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particles. जेम्स चैडविक ने क्या किया कि जो बेरिलियम की एक शीट थी उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया. ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट सम रेज वर इमिटेड which had some electrically neutral particles having mass almost same as proton, and these neutral particles were called as neutron. उन न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या बोला गया बच्चों? न्यूट्रॉन. कैसे डिस्कवरी हुआ? एक बेरिलियम का शीट था. बेरिलियम क्या होता है पता है आपको? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9. इसके ऊपर हीलियम 2He4 यानी ये अल्फा रेज का इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट हुआ. तो यहां पर क्या बन गया बच्चों? कार्बन 6 12 साथ में चार्ज लेस पार्टिकल बन गए. अब देखिए आप यहाँ पे 4 and 2 तो ये कितना हो गया? 6 हो गया. 9 and 4 13 था, ये 12 हो गया और यहाँ 1 आ गया. तो अब इस पर ये जो है ना ये चार्ज लेस पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज है. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 0. राइट. तो इन चार्ज लेस पार्टिकल्स को क्या बोला गया बच्चों? न्यूट्रॉन. जेम्स चैडविक ने इसका डिस्कवरी किया था. प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. जो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात की ना, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम. एक साथ कंपैरेटिव स्टडी है. प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं. सबसे पहले मास की बात करेंगे, फिर चार्ज की बात करेंगे, फिर स्पेसिफिक चार्ज E by m के रेशियो की बात करेंगे, मास रिलेटिव टू द इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज रिलेटिव टू द प्रोटॉन. ऐसे 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज वी कैन कंपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेबल फॉर दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. जैसे मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों? 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम. ऐसे ही प्रोटॉन का कितना होता है? 1.672 into 10⁻27 किलोग्राम. और न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से, 1.675 into 10⁻27 किलोग्राम. आप देख सकते हैं ना 1.675 और यहाँ 1.67, वो स्लाइटली वेरिएशन है. चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों? -1.602 into 10⁻19 कूलम. प्रोटॉन में वो का वही चार्ज होता है बट साइन अपोजिट हो जाता है ना. यहाँ पॉजिटिव साइन होता है 1.602 into 10⁻19 कूलम और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है. स्पेसिफिक E by m के रेशियो की अगर मैं बात करूं तो E by m का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है? 1.76 into 10⁻8 कूलम पर ग्राम.
जबकि प्रोटॉन के लिए E/m का रेशियो जो है वो होता 9.5 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, जबकि न्यूट्रॉन के लिए तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। रिलेटिव टू द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये 1836 है और ये 1839 है। मास रिलेटिव टू द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 माना जाए तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा हेवियर होता है और न्यूट्रॉन तो 1839 टाइम हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। चार्ज रिलेटिव टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।